गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकेंड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स इन गवर्नमेंट कॉलेज अलवर, आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो बीएससी पार्ट सेकेंड का फर्स्ट पेपर है, ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकीय भौतिकी, आपको पढ़ा रही हूँ। इससे पूर्व हम लगभग 7 लेक्चर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम जो 7th लेक्चर था हमारा, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। 7th लेक्चर के अंदर हमने हीट इंजन किसे कहते हैं, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था। अब है उसकी वर्किंग। कार्नोट साइकिल या कार्नोट हीट इंजन की वर्किंग क्या है और उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो कार्नोट साइकिल क्या है? कार्नोट साइकिल एक आइडियल हीट इंजन है जिसको 1824 के अंदर कार्नोट के द्वारा बताया गया था। ये एक तरह का आइडियल हीट इंजन है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके 4 कंपोनेंट हैं, सोर्स, सिंक, सिलेंडर और स्टैंड। ये 4 पार्ट हम पढ़ चुके हैं पहले, और इसको हम इस डायग्राम को भी हम पिछले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था आपको। अब आगे का लेक्चर है इसकी वर्किंग क्या है। नाउ द वर्किंग सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू अ साइकिल इन 4 ऑपरेशंस। इसके अंदर जो वर्किंग है वो 4 साइकिल्स के अंदर होती है, जिसमें से 2 साइकिल आइसोथर्मल ऑपरेशंस होते हैं और 2 एडियाबैटिक। आइसोथर्मल का अर्थ है समतापी और एडियाबैटिक का अर्थ है रुद्रोष्म। तो इसके अंदर 4 साइकिल होंगे, 2 समतापी होंगे और 2 रुद्रोष्म होंगे। तो पहले जो 2 साइकिल हैं वो है, पहला साइकिल है आपका समतापी यानी आइसोथर्मल प्रसार, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरा है जिसको हम चित्र में ए बी के द्वारा दिखाया गया है। इसी प्रकार से दूसरा ऑपरेशन जो है वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन यानी रुद्रोष्म प्रसार, जिसको चित्र में बी सी के द्वारा दिखाया गया है। तीसरा जो ऑपरेशन है वो है आपका आइसोथर्मल जो है वो कंप्रेशन यानी समतापी संपीड़न, जिसको चित्र में सी डी के द्वारा दिखाया गया है। एंड द फोर्थ ऑपरेशन इज डी ए यानी रुद्रोष्म संपीड़न, एडियाबैटिक कंप्रेशन, जिसको चित्र में डी ए के द्वारा दिखाया गया है। सो इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस है। जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं लौटकर वापस आ जाते हैं। सो ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, सी से डी पर गए और वापस लौटकर डी से ए पर आ जाते हैं। तो ये हमारा है कार्नोट साइकिल। अब इस कार्नोट साइकिल में हम एक एक साइकिल को, एक एक ऑपरेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपका ऑपरेशन 1। ऑपरेशन 1 जो है, इसमें हम क्या करते हैं, किस प्रकार से वर्किंग कैसी होगी, इस सिलेंडर को लेकर हम इस हॉट बॉडी पर रख देते हैं। द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द सोर्स एंड वेट्स ऑन द पिस्टन आर रिमूव्ड स्लोली सो द वर्किंग सब्सटेंस एक्सपेंड स्लोली। यानी अर्थात सिलेंडर को हम इस सोर्स के ऊपर रख देते हैं। सोर्स पर रखने पर क्या होगा, इसके ऊपर से हम प्रेशर को कम करते रहते हैं, वेट को हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा रिमूव करते हैं। एंड दिस प्रोसेस वर्क्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे से करते हैं, जिससे कि जो वर्किंग सब्सटेंस है वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो जाए, जैसा कि इस चित्र के अंदर दिखाया गया है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, इट टेक्स हीट फ्रॉम द सोर्स। कहाँ से हीट लेता है, ये चूंकि कंडक्टिंग बेस है आपका, तो यहाँ से ये हीट लेगा। सो लेट Q1 इज अ हीट एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस। माना उसके द्वारा Q1 हीट ली जाती है। अब इसका टेम्परेचर क्या है, T1 है। अब अकॉर्डिंग टू अब ये कैसा, किस प्रकार का एक्सपेंशन है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। चूंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, सो टेम्परेचर क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। क्लियर। सो थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम के अनुसार, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम क्या कहता है, dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। इट मीन्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। If temperature remains constant,
यू नो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सो किया जितनी भी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। सो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू एंड डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट, पी डी बी। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पर यहाँ पर हमारे पास क्यू हीट आ जाएगी। कितनी हीट है, Q1 है। कितनी हीट एब्जॉर्ब किया उसके द्वारा, Q1 हीट। एंड W1 किया गया कार्य इज इक्वल टू, अब जो सोर्स है जैसा कि आपको चित्र के अंदर दिखाया गया था साइकिल के अंदर, ए से बी की ओर हम जा रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं। तो ए पर इंजन का जो वो थे प्रेशर और वॉल्यूम था वो था P1 और V1। और इसी प्रकार से जैसा कि यहाँ दिखा रहे हूँ मैं, फिर वापस से इसको रिपीट कर देती हूँ कि ए पर उसका प्रेशर कितना है P1 और वॉल्यूम V1 है, और बी पर वॉल्यूम कितना है V2 और प्रेशर कितना हो गया P2 हो गया है। सो द चेंज इन प्रेशर इज P। तो ये W1 बराबर हो गया V1 से हम कहाँ आ गए V2 पर, यानी A से हम कहाँ आ गए B पर। PdV इज इक्वल टू RT1 V1 से V2। अब हमने यहाँ से गैस इक्वेशन को, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज किया है और प्रेशर को यहाँ से टेम्परेचर की फॉर्म में, वॉल्यूम में ले आए हैं हम वापस से। सो दिस कम्स आउट टू बी PV एज PV इज इक्वल टू RT। सो P कम्स आउट टू बी RT अपॉन V। सो P के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, dV अपॉन V, और RT को हमने क्या ले लिया, कॉमन। अब चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर कितना है T1 है, सो ये बन गया हमारा RT1 V1 से V2 dV अपॉन V। अब इसका इंटीग्रल क्या आ गया आपके पास, इंटीग्रल आ गया आपके पास log V, लिमिट्स रख दी log A माइनस log B, log A माइनस B इज इक्वल टू log A अपॉन B। सो Q1 कम्स आउट टू बी RT1 log बेस E V2 अपॉन V1, जिसको कि यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि ये कौन सा एरिया है। दिस इज A से B की ओर जा रहे हैं। सो इट इज कवर्ड एरिया बराबर हो गया ABGEA, ये आपका हो गया एरिया अंडर द कर्व। सो इतना जो है वर्क उसके द्वारा किया गया है, W1 वर्क, और इतनी हीट उसके द्वारा एब्जॉर्ब की गई है। ये हो गया आपका पहला साइकिल। अब आते हैं हम दूसरे साइकिल पर। दूसरे साइकिल में हम क्या करते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होना है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का अर्थ है कि सिलेंडर को हम सोर्स से हटाकर नॉन कंडक्टिंग स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। अब नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पर रख दिया है तो चूंकि कैसा हो रहा है, प्रोसेस कैसा है आपका, एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक है, इसका अर्थ क्या है, नो हीट एंटर्स और नो हीट लीव द सब्सटेंस, ना हीट जा सकती है ना आ सकती है। तो जो किया गया कार्य है वो किसके बेसिस पर होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी के बेसिस पर। तो जितनी इंटरनल एनर्जी यूज करेंगे उतना ही वर्क होगा, और इससे उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो चूंकि इंटरनल एनर्जी खर्च होगी, आपकी इंटरनल एनर्जी खर्च हो रही है, तो टेम्परेचर आपका फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो देयरफॉर द गैस डज एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली अंटिल इट्स टेम्परेचर फॉल्स टू T2। अब चूंकि किया गया कार्य W2 है इसमें BC में, सो V2 से V3, अब हम कहाँ आ गए हैं, V2 से V3 पर आ गए हैं। आप वापस से डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, ये वापस से देख रहे हैं हम B से C की ओर, कहाँ कैसा आ रहा है, एडियाबैटिक चेंज है। P2 से V2 जो था प्रेशर और वॉल्यूम, उससे हम आ गए P3 और V3 पर आ गए हैं। सो चूंकि ये प्रोसेस कैसा है आपका, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक की इक्वेशन लगाएंगे हम, PV की पावर गामा इज इक्वल टू K, वेयर गामा इज इक्वल टू व्हाट, CP अपॉन CV। सो P कम्स आउट टू बी K अपॉन V की पावर गामा। तो P को हमने यहाँ से रिप्लेस किया है, K बाहर ले लिया है, V2 से V3 dV अपॉन V की पावर गामा, ऊपर ले गए हम V की पावर माइनस गामा। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने पर क्या आ रहा है आपके पास, W2 वर्क आ गया, K V की पावर माइनस गामा प्लस 1 ओवर 1 माइनस गामा V2 से V3। इसकी जगह हमने लिमिट्स पुट कर दी हैं, इसके यहाँ लिमिट्स पुट कर दी हैं। अब चूंकि PV की पावर गामा क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो चाहे प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 हो या प्रेशर P3 से V3 हो जाए, कैसा रहेगा आपका कांस्टेंट, K रहेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा इज इक्वल टू K। सो ये जो K है, हम इसकी जगह पर इसका इक्वेशन का यूज करते हैं और यहाँ से K का मान रख देंगे, यहाँ इस K का मान रख देंगे हम P3 V3 की पावर गामा, और इस K का मान रख देंगे P2 V2 की पावर गामा,
और ये रखने पर हमारे पास W2 बराबर आ गया P3V3 माइनस P2V2 1 माइनस गामा। नाउ अगेन वी यूज द आइडियल गैस इक्वेशन P2V2 इज इक्वल टू RT1, क्योंकि उस समय टेम्परेचर क्या था आपका T1 था, और जब हम P3 पर पहुंच गए, C पॉइंट पर पहुंच गए, तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया T2 हो गया। सो P3V3 इज इक्वल टू RT2, पुट इट ओवर हेयर। यहाँ पुट करने के बाद हमारे पास जो W2 वर्क आ गया, दूसरे ऑपरेशन का जो कार्य आ गया आपके पास, वो आ गया W2 इज इक्वल टू R T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। सो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ कम टू द ऑपरेशन 3। थर्ड ऑपरेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर आइसोथर्मल कंप्रेशन किया जाता है। सो आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए सिलेंडर को हम क्या करते हैं, सिलेंडर को नॉन कंडक्टिंग स्टैंड से हटाकर रिमूव करके उसको सिंक पर रख दिया जाता है, जिसका टेम्परेचर क्या है T2 है। सो इससे क्या होगा, गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एट ए टेम्परेचर T2। नाउ in this time the quantity of heat Q2 is rejected to the sink during this process, and W3 work is done as shown in the curve, जो हम पहले ऑलरेडी कर्व के अंदर आपको दिखा चुके हैं। इस कर्व के अंदर हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले कि ये जो CD है हमारा, इसके अंदर क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। सो थर्ड ऑपरेशन के अंदर हम आइसोथर्मल कंप्रेशन करते हैं। सो इस कंप्रेशन के अंदर चूंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, संपीड़न कैसा हो रहा है आपका, समतापी संपीड़न हो रहा है। तो समतापी संपीड़न होने के कारण ताप क्या रहेगा आपका, नियत रहेगा। ताप नियत रहेगा तो थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम के अनुसार अगेन द इंटरनल एनर्जी गोज टू जीरो, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो Q2 इज इक्वल टू W3 इज इक्वल टू, और कहाँ से कहाँ तक हो रहा है कंप्रेशन में, कंप्रेशन आप देख रहे हो यहाँ से प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है आपका V3 से V4 की ओर, यानी जो वॉल्यूम है वो आपका कम हो रहा है। सो V3 से V4 की ओर PdV, ये आपका हो गया, आपका वर्क हो गया। अब यहाँ से इससे आगे कैलकुलेट करते हैं। नाउ W3 इज इक्वल टू माइनस R2, हमने लिमिट्स को एक्सचेंज कर दिया है, V3 से V4 थी, उसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, V4 से V3, माइनस साइन आपका यहाँ आ गया dV अपॉन V यूजिंग द गैस इक्वेशन से B को रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन V से, RT इंटू 1 अपॉन V, RT हमने कॉमन ले लिया है। टेम्परेचर यहाँ पर कितना है, सिंक का टेम्परेचर है। सो टेम्परेचर T की जगह आ जाएगा आपके पास T2, एंड W3 कम्स आउट टू बी माइनस RT2 लॉग बेस E V3 अपॉन V4। ये हो गया इंटीग्रल, और लिमिट लगाने के बाद एंड दिस कम्स आउट टू बी, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किसके बराबर है वर्क, ये वर्क है आपका एरिया जो कवर्ड है, इसका एरिया वो है CHED। सो द वर्क इज इक्वल टू द एरिया कवर्ड CHED। ये हो गया आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी थर्ड ऑपरेशन की बात की थी हमने यहाँ। नाउ द लास्ट वन ऑपरेशन 4। ऑपरेशन 4 जो है, जैसा कि इस चित्र के अंदर दिखाया गया है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, D से A की ओर, यानी हम वापस से अपनी इनिशियल स्टेज पर पहुँच जाते हैं। और यहाँ आपका जो कंप्रेशन होगा वो कैसा होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। सो इन फोर्थ ऑपरेशन द सिलेंडर इज अगेन प्लेस्ड एट द इंसुलेटिंग स्टैंड and the loads on the piston is again slightly increased so that the substance undergoes a slow adiabatic compression। यानी अर्थात फोर्थ ऑपरेशन के अंदर सिलेंडर को सिंक से हटाकर इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा जाता है, और जो पिस्टन है उस पर लोड को बढ़ाया जाता है। लोड को बढ़ाने से क्या होगा, गैस एडियाबैटिकली कंप्रेस हो जाएगी, और उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़कर T2 से T1 हो जाता है। सो टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम T2 टू T1 एंड द सब्सटेंस कम बैक टू इट्स ओरिजिनल प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1। तो सब्सटेंस आपका अपनी जहाँ से चला था वहीं पर वापस लौट कर आ जाता है। इसको हम D2A के द्वारा शो किया गया है। अब निकालते हैं इसके द्वारा कितना वर्क किया गया है। नाउ द W4 इज इक्वल टू V4 से हम V1 की ओर जा रहे हैं, PdV ये वर्क हो गया आपका। नाउ दैट इज इक्वल टू K V4 से V1। अगेन यहाँ पर ये क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है,
सो एडियाबैटिक इक्वेशन हम यहाँ पर लगा लेंगे पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू के, सो दैट कम्स आउट टू बी पी की जगह हम क्या लिख देंगे के अपॉन वी की पावर गामा। यहाँ से इसको वी की पावर गामा को ऊपर ले गए, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद हमने लिमिट्स रख दी, लिमिट्स रखने के बाद यहाँ से फिर से हम इस के की वैल्यू को यहाँ पर चेंज करते हैं, के का मान रखते हैं। के का मान फिर से वही दो कंडीशंस हैं आपके पास, P1 V1 होगा तो भी के है आपके पास, और P4 V4 है तब भी आपके पास क्या है के है, सेम पॉइंट्स हैं आपके पास। सो पुट इट ओवर हेयर, के का मान यहाँ पर रखा हमने जैसे हम पहले कर चुके हैं, 1/1 माइनस गामा P1 V1 माइनस P4 V4 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस गामा। नाउ यूजिंग द गैस इक्वेशन, जिस समय P1 V1 था उस समय टेम्परेचर T1 था, जब P4 V4 था तब टेम्परेचर T2 था। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दिए। पुट करने के बाद हमारे पास जो वर्क आ जाता है W4 दैट इज इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस गामा T1 माइनस T2, माइनस साइन हमने यहाँ से कॉमन लिया, R अपॉन यहाँ गामा माइनस 1 माइनस गामा की जगह बन गया गामा माइनस 1 T1 माइनस T2 से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस विल बी शोन बाय एरिया अंडर द कर्व। क्या हो, कौन सा एरिया हो गया आपके पास, अब हम DEFA, ये हो गया आपका एरिया अंडर द कर्व। नाउ दिस इज एरिया DFEAD। नाउ तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द इंजन पर साइकिल। अब हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल किया गया कार्य इंजन के द्वारा। सो एज ड्यूरिंग द अबव साइकिल ऑफ ऑपरेशंस the working substance take heat Q1 from the source and rejects Q2 to the sink। यानी इस हीट इंजन में इस पूरे चारों ऑपरेशंस के अंदर क्या किया गया है, Q1 हीट जो है वो वर्किंग सब्सटेंस ने सोर्स से ली थी और उसमें से Q2 हीट को वो सिंक को रिजेक्ट कर देता है। सो उसके द्वारा जो यूज्ड हीट है वो कितनी है, Q1 माइनस Q2, और ये यूज्ड हीट ही उसकी कार्य में इस्तेमाल हो रही है। क्यों, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी जो हीट यूज्ड है वही उसके कार्य के बराबर होगी। अब हमें निकालना है कुल किया गया कार्य, इस कंप्लीट साइकिल में किया गया कुल कार्य, वो हो गया W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, यानी इन चारों ऑपरेशंस में जो किया गया कार्य है उन सबको हम ऐड कर देंगे। सो दिस कम्स आउट टू बी RT1 लॉग बेस ईट V2 अपॉन V1, W1 का मान आ गया, यहाँ W2 का मान रख दिया है, W3 का मान रख दिया है और W4 का मान रख दिया गया है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी और आपके पास जो वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा RT1 लॉग बेस ई V2 अपॉन V1 माइनस RT2 लॉग बेस ई V3 अपॉन V4 दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 7। नाउ वी कैन सी इन द डायग्राम, as you can see easily that A and D lies on the same adiabatic। जैसे कि आपने पहले डायग्राम के अंदर, आपको डायग्राम मैंने पहले बना दिया है, उस डायग्राम को आप यदि ध्यान से देखें उसके अंदर जो D और A और D बिंदु हैं, जैसे कि हम यहाँ से वापस से दिखा सकती हूँ मैं आपको कि D और A जो बिंदु हैं ये एडियाबैटिक की लाइन के ऊपर हैं, तो जो सिचुएशन यहाँ है वही सिचुएशन आपकी यहाँ होगी। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एडियाबैटिक की जो इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं वो टेम्परेचर और वॉल्यूम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे निकालते हैं, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू के, आप ऑलरेडी जानते हैं ये एडियाबैटिक इक्वेशन है। सो पी वी इज इक्वल टू आर टी, पी को यहाँ से मैंने रिप्लेस किया आर टी अपॉन वी, सो P की जगह हमने रख दिया RT अपॉन V की पावर गामा इज इक्वल टू के। R क्या है, गैस कांस्टेंट है, इसको हम K के साथ अगेन कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास, और आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी T V की पावर गामा माइनस 1, गामा ये V ऊपर चला जाएगा तो T V की पावर गामा माइनस 1, तो ये आपकी एडियाबैटिक इक्वेशन बन गई, एडियाबैटिक चेंज की इक्वेशन बन गई है। तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं चूँकि A और D बिंदु जो हैं वो एडियाबैटिक लाइन पर हैं, ये इस ऑपरेशन के अंदर एडियाबैटिक चेंजेस हो रहे हैं। सो वी यूज़ दिस इक्वेशन, ए बिंदु पर टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है, और डी बिंदु पर टेम्परेचर T2 है और वॉल्यूम V4 है, तो ये दोनों सेम हो गए। यहाँ से हमने T2 अपॉन T1 का मान निकाला, V1 अपॉन V4 गामा माइनस 1 से, दिस इज इक्वेशन नंबर 8। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं B और C बिंदु जो हैं यहाँ एडियाबैटिक
एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ एडियाबैटिक कंप्रेशन था, यहाँ एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। तो सेम सिचुएशन है आपकी। तो बी बिंदु पर हो गया टेम्परेचर T1, वॉल्यूम V2, और सी बिंदु पर टेम्परेचर T2 है और वॉल्यूम V3 है। दोनों को इक्वल रख दिया सेम इसी तरह से। तो यहाँ से T1/T2 की वैल्यू हो गई V2/V3 की पावर गामा-1 से दिस इज इक्वेशन नंबर 9। अब इक्वेशन नंबर 8 और 9 को यदि आप ध्यान से देखें तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। राइट हैंड साइड हमने इक्वल रख दी। गामा-1 पावर दोनों तरफ है, दोनों पावर को हम कैंसिल कर सकते हैं। सो V1/V4 इज इक्वल टू V2/V3 और V2/V1 इज इक्वल टू V3/V4। सो इसी को हम इस समीकरण 10 को हम समीकरण 7 में यूज़ कर रहे हैं और ये बन गई आपकी RT1 log base E V2 - V1 माइनस RT2 log base E V2/V1, यानी V3/V4 की जगह हमने V2/V1 रख दिया है यहाँ से। अब यहाँ से log base E V2/V1 को हमने कॉमन लिया है, R इधर से कॉमन ले लिया है, तो ये आपका वर्क आ गया RT1 - T2 log base E V2/V1 से दिस इज इक्वेशन नंबर 11। नाउ एज द नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस कितनी है आपकी Q1 - Q2। रिवर्सिबल प्रोसेस है, फाइनल स्टेज से हम वापस इनिशियल स्टेज में वहीं पहुंच जाते हैं। सो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो वर्क बराबर हो गया Q1 - Q2, R हो गया T1 - T2 log base E V2/V1। नाउ द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी निकालने के लिए अगेन वी यूज़ द सेम फार्मूला, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क अपॉन हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स। सो ईटा बराबर हो गया Q1 - Q2/Q1। Q1 - Q2 की वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 12 से और Q1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये कैंसिल हो गया आपका, R से R कैंसिल हो गया और आपके पास जो फार्मूला आ गया है एफिशिएंसी का 1 - Q2/Q1 इज इक्वल टू T1 - T2/T1 और 1 - T2/T1। सो एफिशिएंसी कम्स आउट टू बी, कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है 1 - T2/T1। सो दिस एक्सप्रेशन प्रूव्स दैट एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन डिपेंड्स अपॉन सोर्स टेम्परेचर T1 एंड द सिंक टेम्परेचर T2। पहली चीज़ यह है वर्किंग सब्सटेंस कैसा है उस पर निर्भर नहीं करती है, ये केवल सोर्स के टेम्परेचर और सिंक के टेम्परेचर पर निर्भर करती है। दूसरा, ये 1 से हमेशा कम आती है क्योंकि T2 का मान कुछ ना कुछ तो होगा ही, इसलिए एफिशिएंसी क्या होगी, ऑलवेज लेस देन 1, अर्थात द एफिशिएंसी इज लेस देन 100%। तो यहाँ से जो प्रूव होता है वो क्या प्रूव हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, कार्नोट इंजन की जो आइडियल हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी 1 से कम होती है और या 100% से कम होती है। यह केवल सोर्स के टेम्परेचर और सिंक के टेम्परेचर पर निर्भर करती है, ये वर्किंग सब्सटेंस पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ आकर आपका ये आर्टिकल ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए आर्टिकल के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।